हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए है जो खासकर इस बार 2023 में नीट की परीक्षा में बैठने वाले हैं। जो एनटीए द्वारा संचालित परीक्षा है वो नीट नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको नीट के नाम से जाना जाता है, जो भारत देश में पूरे भारत देश में एक ही मेडिकल संस्था परीक्षा करवाती है। और उन्हीं परीक्षाओं के दौरान आपको संपूर्ण भारत के मेडिकल कॉलेजों में आपको प्रवेश मिलता है। तो जो एमबीबीएस है, बीडीएस हैं, जितने भी आपके एम्स हैं, तो जितने भी जैसे आपके एमबीबीएस हो गए, एमबीबीएस है, बीडीएस है, एम्स है, तो एक जिपमर को शायद छोड़ करके बाकी सभी जो मेडिकल जितने भी मेडिकल में एंट्रेंस ले जाते हैं, प्रवेश ले जाते हैं, तो इसे नीट के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये नीट जो 2023 में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये परीक्षा आपकी कंडक्ट हो रही है 7 मई को आपकी परीक्षा होने वाली है। तो हम आज जो वीडियो लेकर के आए हैं वो आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। तो प्लांट फिजियोलॉजी से हम लोग आज ये क्वेश्चन करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो है, ये प्लांट फिजियोलॉजी से देखें और इन्जॉय करें। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, रिलेटिव टर्म्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ गया, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना निम्न भौतिक क्रिया के द्वारा होता है। कह रहा है कि जो आणविक ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन जो पत्तियों के द्वारा निकलती है, ये किसके द्वारा होती है? ठीक है, ये आपको बताने हैं। विसरण द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, केशकातु द्वारा या प्रसरण द्वारा। तो ये आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से जो निकलना होता है वह भौतिक क्रिया है, और वो होती है किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ के 1 मोलर ब्लेंड में ओपी यानी ऑटमोसिस प्रेशर सर्वाधिक होगा, किस में होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। किस पदार्थ के मोलर ब्लेंड में ओपी सर्वाधिक होगा? NaCl में, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में या फिर स्टार्च में? तो किस में होगा? NaCl में। ठीक है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चुकंदर के टुकड़े को ठंडे पानी में रखने पर तो रंग नहीं छोड़ते, लेकिन उबलते पानी में रखने पर ये रंग छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली उबलते पानी में क्या हो जाती है? मृत हो जाती है। तो आपका ऑप्शन क्या सही है? ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ये वाला। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली उबलते पानी में मृत हो जाती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, जब 2 विलयनों को अर्ध पारगम झिल्ली से अलग किया गया हो तो कम सांद्रता
तो कम सांद्र विलयन का मिश्रण होगा। इस कथन में क्या त्रुटि है, आपको बताना है कि इसमें कमी क्या है। तो विलायक के अणुओं की गति स्पष्ट नहीं बताई गई है, इसलिए ये बताया गया है। यानी तो कौन सही है आपका? फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर 10% नमक का घोल तथा 10% शक्कर का घोल हो तो क्या होगा? दोनों का ओपी समान होगा, या नमक के घोल की सांद्रता शक्कर के घोल से कम होगी। ये तीसरा है, शक्कर का घोल ओपी नमक के घोल से अधिक होगी। या अगला है, नमक के घोल का डीपीडी शक्कर के घोल के डीपीडी से अधिक होगा। तो कौन सही ऑप्शन आपका? ऑप्शन आपका फोर्थ सही है। ठीक है, नमक के घोल का डीपीडी शक्कर के घोल से अधिक होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, जब किसी पादप कोशिका जब कोई पादप कोशिका जल में डुबोई जाती है तो जल कोशिका में निरंतर जाता रहता है तब तक कि क्या होता है कि कोशिका का विसरण दाब न्यूनता दाब के समान नहीं हो जाता। तो कौन सही है आपका? ये आपका सही है, डी ऑप्शन। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तरल का वर्णात्मक स्थानांतरण अर्धपारगम झिल्ली में होकर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये देखिए 6 7, ये देखिए क्वेश्चन वो थोड़ा गलत हो गया है। 7वां क्वेश्चन है आपका, यदि एक कोशिका शक्कर के घोल में रखने पर छोटी सी सिकुड़ जाती है तो क्या होगा? तो वो अतिप्रासारी विलयन होगा। कैसा होगा? अतिप्रासारी। और अगला क्वेश्चन है, प्रासरण की क्रिया में क्या होती है कि विलायक का अर्धपारगम कला के पार जाना, ये आपकी प्रासरण की क्रिया होती है। दूसरा अगला है, एक कोशिका का आयतन जब बढ़ता है तो बाहरी माध्यम कैसा होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक कोशिका का आयतन बढ़ता है तो बाहरी माध्यम कैसा होता है? तो बाहरी माध्यम होता है अधोप्रासरी। ये अगला बताया गया कि लवणीय घोल में रखे अंगूर सिकोड़ने का क्या कारण है? अगर विलयन लवण है तो उसको अगर अंगूर रखा जाता है तो सिकुड़ जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि बाह्य प्राशरण के कारण सिकुड़ जाता है। क्लियर। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका आ गया 11वां क्वेश्चन है, एक तरल का वर्णात्मक स्थानांतरण अर्धपारगम झिल्ली में होकर कहलाता है क्या? प्रसरण। क्या कहलाएगा? प्रसरण कहलाएगा। अपनी सामान्य अवस्था में मृदा से जल मूलरोमों में प्रवेश करता है क्योंकि मृदा विलयन का प्रसरण दाब क्या होता है? मूलरोम के रस से कम रहता है। ठीक है, ये आपका सही है। ये क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलू के चकत्तों को क्रमशः
कई श्रेणी के प्रासरण दाब वाले ब्लेड में रखा जाता है। 0.3 m ब्लेड में रखे चकत्तों के आयतन का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिक्तिका रस का प्रासरण सांद्रण इसलिए है, किस लिए है? रिक्तिका रस का प्रासरण सांद्रण इसलिए है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है आपका? ये 0.3 m। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के कोमल भागों व कोशिकाओं की संरचना व रूप को कौन बनाए रखने में सहायक है? तो पौधों के कोमल भागों व कोशिका की संरचना व रूप को बनाए रखने में कौन सहायक है? स्फीत दाब। ये आपका स्फीत दाब सही है। विलेय सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? प्रासरण। अब विसरण, प्रासरण, वाष्पोत्सर्जन। तो प्रासरण आपका सही है। ठीक है। जब एक कोशिका को अधोप्रासारी ब्लेड में रखा जाता है तो उसके लिए कौन सा कथन लागू नहीं होता? उसका भित्ति दाब घट जाएगा, स्फीत दाब हो जाएगी। कौन सा सही होगा? तो ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि चुकंदर के टुकड़ों को धो करके ठंडे पानी में रखा जाए तो उनका रंग नहीं निकलता है, क्योंकि कोशिका झिल्ली एंथोसायनिन के लिए क्या करती है? अपारगम्य होती है। एंथोसायनिन के लिए कैसी होती है? अपारगम्य होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोशिका का प्रासरण विभव 10 बार है और उसका विभव 5 बार है तो जल विभव क्या होगा? तो उसका जल विभव कितना हो जाएगा? 5 बार। क्लियर? अशुद्ध या शुद्ध जल का प्रासरण दाब होगा, मतलब होता है निम्न ताप, उच्च ताप। कैसा होगा? निम्न ताप पर। अगला क्वेश्चन देखें, टोनोप्लास्ट है। टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। क्या है? ये। अगला क्वेश्चन देखें, अगर कोशिका का शोषण दाब 30 इकाई और प्रासरण दाब का मान 42 एटमॉस्फेयर हो तो उसमें उत्पन्न स्फीत की गणना स्फीत दाब के रूप में करिए। तो कितना होगा? तो इसका जो है स्फीत मान कितना हो जाएगा? 12 एटमॉस्फेयर। अगला क्वेश्चन देखें, अगर दिए गए शक्कर के घोल की मोलर सांद्रता 0.3 m हो तो प्रासरण दाब क्या होगा? तो इसका प्रासरण दाब होगा ये 6.72 एटमॉस्फेयर। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। प्रासरण किसका गुण है? अगला क्वेश्चन है, प्रासरण किसका गुण है? तो प्रासरण जो है आपका अर्धपारगम झिल्ली का गुण है। क्लियर? प्रासरण किसका गुण है? अर्धपारगम झिल्ली का। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का प्रासरण दाब किससे मापा जाता है? कोशिका का प्रासरण दाब जो होता है वह जीवद्रव्य संकुचन विधि से मापा जाता है। क्लियर? पहला। अगला क्वेश्चन है, प्रासरण दाब किसमें अधिक पाया जाता है? प्रासरण दाब किसमें अधिक पाया जाता है? प्रासरण दाब पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में सर्वाधिक पाया जाता है। प्रासरण दाब का कारण क्या है? तो प्रासरण दाब का जो कारण होता है वह है विलेय है। ठीक है। डीपीडी से सक्शन प्रेशर से क्वेश्चन आ गया। तो अगला क्वेश्चन है कि जब कोशिका पूर्ण स्फीत होगी
तो निम्नलिखित में से क्या शून्य होगा? स्फीत दाब, भित्ति दाब, चूषण दाब या फिर प्रासरण दाब? क्या सही है इसमें? तो इसमें चूषण दाब आपका शून्य होगा। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मूल रोम में जल निम्न कारणों से अधिग्रहित होता है। किसके द्वारा? चूषण दाब के द्वारा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी, ओपी तथा टीपी के मान निम्नलिखित होंगे। क्या होंगे? तो इसमें देखिए जो मान होते हैं वो डीपीडी यानी जीरो एटमॉस्फेयर पर, ओपी आपका 15 यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगर कोशिका को जल में रखते हैं तो पानी लेती है, तो यह पानी लेती है। इस प्रकार जल ग्रहण करने का कारण क्या होता है? तो जल ग्रहण करने का कारण होता है चूषण दाब होता है। क्या होता है? चूषण दाब होता है। अगर दो कोशिकाओं में ओपी समान है परंतु टीपी में अंतर हो तो इनमें जल संवहन की दिशा क्या होगी? तो इनमें जल संवहन की दिशा किधर होगी? ट्रेजर प्रेशर, अधिक ट्रेजर प्रेशर से कम ट्रेजर प्रेशर की ओर। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका थर्ड सही है, अधिक टीपी से कम टीपी की ओर। कोशिका में उत्पन्न हाइड्रोस्टैटिक दाब को क्या कहते हैं? कोशिका में उत्पन्न हाइड्रोस्टैटिक जो दाब होता है उसको कहते हैं स्फीत दाब। क्या कहते हैं? तो आप क्या कहते हैं उसको? स्फीत दाब यानी टीपी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब एक कोशिका में जल प्रवेश करता है तो उसके ओपी, टीपी तथा डीपी में क्या संबंध होगा? ठीक है, तो ये क्या होगा कि ओपी व डीपीडी घटेगा लेकिन टीपी बढ़ेगा। तो कौन सही है आपका? ये सही है। अगला क्वेश्चन है, समान परिस्थितियों में एक कोशिका के प्रासरणी दाब का मान कितना होता है? तो स्फीत दाब से अधिक होता है। क्या होता है? ये सही है। एक कोशिका के आकार को कौन सा दाब बनाए रखता है? ये आपको बताने हैं। तो एक कोशिका के आकार को स्फीत दाब बनाए रखता है। कौन सा? ट्रेजर प्रेशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मूल रोम से जाइलम वाहिकाओं तक जल प्रवाह किस कारण संपन्न होता है? ये होता है चूषण दाब की प्रवणता के कारण। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखिए, संख्यात्मक रूप से प्रासरणी विभव किसके बराबर होता है? तो जो प्रासरणी विभव होता है वह किसके बराबर होता है? प्रासरणी दाब के बराबर होता है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक मूल रोम कोशिका, बलकुट कोशिका एवं पर्ण मध्योतक कोशिका के डीपीडी का कौन सा आरोही क्रम सही है? तो ये देखिए आपका ये सही है, मूल रोम, फिर उसके बाद में बलकुट कोशिका, फिर उसके बाद में पर्ण मध्योतक कोशिका। क्लियर? जल की गति की दिशा होती है कैसे? तो जल की दिशा की जो गति होती है वो कम ओपी से अधिक ओपी सही है, कम डीपीडी से अधिक डीपीडी सही है, उच्च विसरण दाब से कम यानी उपरोक्त सभी सही है। आपका ये सही है। अगर रेखीय क्रम में ए बी सी कोश तथा सी कोशिकाएं जुड़ी हैं तो ओ पी
का मान क्रमशः 50, 40 और 20 यानी 20 इकाई तथा टीपी का मान 40, 20, 18 इकाई हो तो इनमें से जल संवहन की दिशा किधर से किधर होगी, ये आपको दिखाया गया है। ये देखिए किधर से किधर होगी, तो आपको ऑप्शन दिखाया गया है किधर से किधर होगा, तो ये होगा, ये आपका ऑप्शन सही है। ये ए से बी की ओर, फिर सी से बी की ओर। क्लियर। किसी ब्लेंड में विलय के मिलाने पर क्या परीक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये परीक्षण क्या प्राप्त होगा, ये आपका सही है। ब्लेंड का डीपीडी बढ़ेगा परंतु इसका सही ओमेगा का मान घटेगा यानी कम होगा। ठीक है, अगला देखें। अगर दिए गए घोल की सांद्रता 25% है तो इसके लिए किसका प्रदर्शन संभव नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो संभव प्रदर्शन नहीं है वो क्या है, टीपीटी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सलत कोशिकाओं के लिए क्या सही नहीं है। तो इसमें एसपी यानी सक्शन प्रेशर अगर 0 है तो ये मान सही नहीं है। ठीक है, एक कोशिका का प्रासरण दाब 0 होगा जबकि इसमें क्या है, टीपीटी अधिक हो, टीपीटी यानी ये संभव ही नहीं होगा, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, सही रूप में एसपी ओपी टीपी का संबंध निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, किस रूप में। तो ये आपका मान जो है ये आपका प्रदर्शित होगा, ये एसपी बराबर ओपी माइनस टीपी। क्लियर, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष परिस्थिति में स्फीत दाब का मान प्रासरण दाब के बराबर होता है। ठीक है, किसी विशेष परिस्थिति में स्फीत दाब का मान प्रासरण दाब के बराबर होता है, तो कौन सही है इसमें, ये पूर्णतः स्फीत कोशिका में, किसमें। अगला क्वेश्चन है, सही वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य जल का मान निम्नतम होगा अधिकतम होगा, ये तो इसमें है आपका ये मान आपका अधिकतम होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें। पूर्ण स्फीत कोशिका की सही पहचान के लिए क्या अवस्था सही है। तो इसमें पूर्ण स्फीत के लिए जो अवस्था का मान सही है वो है टीपी बराबर ओपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यदि भूमि में अधिक उर्वरक हो व पानी में की कमी हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि भूमि की अधिक उर्वरक हो व पानी की कमी हो तो इसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, पादप मुरझा जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखें। एक पादप कोशिका को आसुत जल में रखने पर वो फट नहीं जाती क्योंकि उसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, दृढ़ होती है। ठीक है, तीसरा। अगला देखिए, जीवद्रव्य कुंचन के लिए उपयोगी है, पादप की अच्छी वृद्धि के लिए। तो जीवद्रव्य कुंचन के लिए अधिक उपयोगी है क्या, ये खरपतवार नष्ट करने के लिए। ठीक है, अगला है आपका, जीवद्रव्य कुंचन के साथ किसी कोशिका में किसकी कमी हो जाती है। तो कमी किसकी हो जाती है, स्फीत दाब की। ठीक है, स्फीत दाब की कमी हो जाती है। और अगला क्वेश्चन है, यदि जीवद्रव्य कुंचित कोशिकाओं को आसुत जल में रखते हैं तो पहले की अवस्था में आकर स्फीत हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं जीवद्रव्य कुंचन विकुंचन। ठीक है, जीवद्रव्य विकुंचन कहते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें।
एक पादप कोशिका का अति पराशरी घोल में रखने पर जब ज्योद्रव्य कुंचन हो जाए तो कोशिका भित्ति एवं प्लाज्मा के बीच के स्थान में क्या पाया जाता है? तो इसके बीच में स्थान में क्या पाया जाता है? अति पराशरी घोल पाया जाता है। ठीक है, ये आपका सही है। अत्यधिक लवणीय अचार आदि के जीवाणु जीवित आदि में जीवाणु जीवित नहीं रहते, क्यों क्यों नहीं रह पाते हैं, ये पूछा जा रहा है। क्योंकि उसका ज्योद्रव्य कुंचित हो जाता है और वो मर जाते हैं। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। जल विभव से देखिए अब क्वेश्चन आ गए। शुद्ध जल के लिए जल विभव का मान कितना होता है? ठीक है, शुद्ध जल के जल विभव का मान कितना होता है? 0 होता है, ध्यान में रखना। शुद्ध जल के लिए यानी शुद्ध पानी के लिए जल विभव का मान कितना होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल विभव प्रभावित होता है किससे? जल विभव प्रभावित होता है प्रासरण विभव से, मैट्रिक्स से, दाब विभव से, उपरोक्त सभी। तो आपका क्या सही है? उपरोक्त सभी। क्लियर? चलिए, अगर किसी विलयन में विलेय को मिलाया जाता है तो इसका जल विभव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अति पराशरी विलयन में रखने पर कोशिका जल विभव क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, किसी विलयन का प्रासरणी विभव सदैव कैसा होता है? किसी विलयन का प्रासरणी विभव सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा? ऋणात्मक होता है। किसी विलयन का जल विभव हमेशा होता है कैसा? ऋणात्मक। तो किसी विलयन का प्रासरणी विभव सदैव कैसा होता है? ये तो आपका ऋणात्मक होता है। और अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन का जल विभव हमेशा, वो भी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, यानी ये मान भी आपको ऋणात्मक लगाना है। ठीक है, चलिए। जब एक कोशिका के जल विभव का मान 0 होता है तो कोशिका कैसी होती है? तो कोशिका पूर्ण स्फीत हो जाती है। कैसी होती है? ये। अगला क्वेश्चन देखें। समान परिस्थितियों में एक मूल रोम कोशिका का जल विभव किस परास में होता है? तो ये परास किस में होगा? यहाँ पर देखिए -1 से -4 पास पे। अगला क्वेश्चन देखें। सरल विधि से किसके द्वारा सोल्यूट पोटेंशियल या विलेय विभव का मान ज्ञात होता है? जल विभव से। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। जल विभव का सही समीकरण कौन सा है? जल विभव का सही समीकरण कौन सा है? ये देखिए आपका पहला है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रस्तुत XYZ कोशिका में अगर ये मान दिए गए हैं तो इसमें देखिए आपको सही मान बताने हैं कि कौन सा है। तो इसका मान ये सही है आपका। ठीक है, X से Y और Z से भी Y। क्लियर? अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का जल विभव तथा प्रासरणिक विभव का मान कितना होता है? आपको पैसे पहले बताया गया 0 है ना, 0 होता है। दिए गए विलयन में विलेय के मिलाने पर क्या परीक्षण प्राप्त होगा? ये देखिए, तो इसका जल विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर 3 कोशिकाएं XYZ आपस में जुड़ी हैं जिनमें विलेय विभव और स्पीड दाब चित्रानुसार हो तो संवहन दिशा किस प्रकार होगी? ये आपको बताने हैं।
ठीक है, तो कैसा होगा, ये आपका क्वेश्चन सही है। किसी 0.1 एम नॉन इलेक्ट्रोलाइट घोल का साई ओमेगा के मान क्या होंगे? कितना होगा? ये -2.3 बार होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका या बीज द्वारा जल अवशोषण की प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है? किससे प्रारंभ होती है ये आपको बताने हैं। तो ये होती है अंतःचोषण के द्वारा। किसके द्वारा? अंतःचोषण द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन से बीज सर्वाधिक अंतःचोषण उत्पन्न करते हैं? मतलब कि कह रहा है कि सबसे ज़्यादा अंतःचोषण किस में होता है। ठीक है, तो अंतःचोषण गेहूँ, चावल, सरसों या चने में, तो किस में होगा? चने में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये शुद्ध जल का मान ये कितना होता है? ये देखिए, तो शुद्ध जल का मान जो होता है कितना होता है? इसमें देखिए शुद्ध जल का मान इसमें ये अधिकतम होगा। अगर प्रासंगिक तंत्र में ओपी का मान 35 एटमॉस्फेयर तथा स्फीत दाब 9 इकाई हो तो प्रासंगिक तंत्र का जल विभव का मान क्या होगा? ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये होगा ये -26 इकाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बीज जल में रखने पर फूल जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो बीज जल में रखने पर फूल जाते हैं किसके द्वारा? अंतःचोषण के द्वारा। किसके द्वारा? अंतःचोषण के द्वारा। वर्षा काल जब होती है, जब बारिश होती है, तो लकड़ी के दरवाजे भी प्राय फूल जाते हैं। ये कौन सी विधि के द्वारा होते हैं? ये भी अंतःचोषण के द्वारा भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सबसे ज़्यादा अंतःचोषण प्रदर्शित करने वाला कौन सा पदार्थ होता है? तो सबसे ज़्यादा अंतःचोषण उत्पन्न करने वाला जो पदार्थ है वो अगर जो होता है वह सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर? चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंतःचोषण प्रदर्शित करने के आधार पर सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है आपका ये, पहले अगार फिर प्रोटीन फिर सेल्यूलोज। ठीक है, अगला देखें, कोशिका रस कुंचन के लिए नमक का घोल कैसा होना चाहिए? नमक का घोल होना चाहिए हाइपरटोनिक। कैसा होना चाहिए? ये हाइपरटोनिक होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखिए आपका, किसी जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को अल्पप्रसारी विलयन में रखने पर जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, ऐसा किस बल के कारण होता है? ये आपको बताने हैं। तो ऐसा होता है डीपीडी के कारण। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, दो संलग्न कोशिकाएं ये भी हैं, इनमें से कोशिका ये का प्रासरण दाब 100 एटमॉस्फेयर, स्फीत दाब 7 एटमॉस्फेयर, विसरण दाब 3 है। कोशिका बी का भी आपका 8, 3, 5 है। तो परिणाम क्या होगा? देखिए, तो परिणाम क्या होगा आपका ये बताया गया है। तो परिणाम है ये होगा कोशिका ये से बी की ओर। क्लियर? चलिए,
देखिए अगला है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन से संबंधित क्वेश्चन है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पौधे अधिक मात्रा में जल अवशोषित करते हैं, या मृदा जल से पौधे कम मात्रा में खनिज लवण प्राप्त करती है। तो ये आपको बताने हैं। चौथा ऑप्शन है आपका, पौधे एक बार में एक ही वस्तु अवशोषित करते हैं, जल या अकार्बनिक पदार्थ। तो क्या सही है इसमें? तो सही है आपका यही है कि पौधे एक बार में एक ही चीज़ अवशोषित करते हैं। अगला पॉइंट देखें, कौन सा त्वरित अवशोषण है इसमें? तो निष्क्रिय अवशोषण त्वरित होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखें, मृदा से द्वितीयक जाइलम तक जल का मार्ग क्या होता है? तो द्वितीयक मार्ग से देखिए पहला क्या है, मृदा फिर से मूल रोम से बलकुट, फिर अंतिम त्वचा, प्रारंभ आदिदार और फिर अनादार। तो कौन सही है इसमें? ये है आपका सही है, पहला ऑप्शन सही है। अल्पवाहित भूमि में जल अवशोषण क्या होता है? घटेगा, बढ़ेगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पादप हार्मोन जल के निष्क्रिय अवशोषण में सहायक होता है? ऑक्सिन क्या होता है? अगला क्वेश्चन है, पौधे द्वारा पानी के सक्रिय अवशोषण हेतु अनुकूल तापक्रम क्या है? तो इसका अनुकूल तापक्रम है कितना? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में जल का अवशोषण बढ़ जाता है? तो जब वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा तो अवशोषण भी बढ़ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। मृदा से जड़ों द्वारा जल का निष्क्रिय अवशोषण किससे प्रभावित होता है? मृदा से जड़ों द्वारा निष्क्रिय अवशोषण किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। क्या? वाष्पोत्सर्जन के कारण, कोशिका रस में उत्पन्न तनाव के कारण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किन कारणों से मूलगोप जल अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं? तो ये इनमें मूलरोम नहीं होते हैं। क्लियर, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखें, तरुण जड़ों में जल का अवशोषण किस क्षेत्र में होता है? तो ये होता है मूलरोम क्षेत्रों में। ठीक है, किस में होता है? मूलरोम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि जड़ों द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण जब होता है, मृदा विलयन अतिप्रासरी होता है तब। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि मृदा से जड़ों द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण कौन से कारक से प्रभावित होता है? तो कारक है इसमें कौन? जड़ों के शोषण सक्रियता से। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। मृदा कणों की दृढ़ता पूर्वक बंधा हुआ जल क्या कहलाता है? ये कहलाता है आर्द्रताग्राही जल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक जड़ों द्वारा जल के अवशोषण को घटा देता है? तो ये है आपका ये मृदा तापक्रम है, मृदा विलयन की लवणता भी है, कम मृदा वातन भी है, इसलिए सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि मृदा का तापक्रम घट करके 1 डिग्री सेल्सियस रह जाए तो क्या होगा? जल का अवशोषण घट जाएगा। ठीक है, दूसरा सही है। हेलोफाइट्स कार्कीय शुष्क मृदा में उग सकते हैं, जिसका कारण क्या होता है? जिसका कारण है पादप में अत्यधिक लवण होना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है एसेंट ऑफ सेप से है कि तने में जल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? संसंजन तथा वाष्पोत्कर्षण के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। काष्ठीय तनों में रसारोहण होता है, तो काष्ठीय तना में रसारोहण होता है किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन कर्षण से। अगला है पौधों में मेखला बनाने पर कौन से ऊतक निकल जाते हैं? मेखला बनाने में कौन सा ऊतक निकल जाता है ये आपको बताने हैं। तो फ्लोएम से अधिचर्म तक, ठीक है, निकल जाते हैं। तने पर मेखला निर्माण के उपरांत पौधा अंततः मर जाता है। मर जाता है क्यों? क्योंकि भोजन के जड़ों तक न पहुंचने के कारण पौधा मर जाता है। तीसरा ऑप्शन सही है आपका। डिक्सन तथा जॉली, डिक्सन तथा जॉली संबंधित है किससे? तो डिक्सन तथा जॉली संबंधित है रसारोहण का संसंजन तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण के कारण। और अगला क्वेश्चन है आपका, जाइलम में जलस्तंभ की निरंतरता बनी रहती है किसके कारण? तो जल की जो निरंतरता है वो बनी रहती है जल के संसंजन गुण के कारण। वाष्पोत्सर्जन संसंजन तनाववाद किस पर आधारित है? यह निष्क्रिय अवशोषण पर आधारित है। ठीक है, जल के अणुओं व कोशिका भित्ति के मध्य आकर्षण बल को क्या कहते हैं? उस बल को आसंजक बल कहते हैं। किनके हटा लेने पर पेड़ को सबसे ज़्यादा हानि होती है? छाल को। अगर पेड़ की छाल को हटा लिया जाए तो सबसे ज़्यादा हानि होती है। अगला देखें, मेखला प्रयोग गन्ने पर लागू नहीं होता क्योंकि गन्ने के पौधे में क्या होता है कि संवहन पोल बिखरे हुए पाए जाते हैं। ये सही है। कार्बनिक पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा। तो कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण यानी भोजन का स्थानांतरण, तो भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा होगा। ठीक है। रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो रसारोहण का सर्वमान्य सिद्धांत डिक्सन और जॉली ने प्रतिपादित किया। ठीक है, मूलरोम से जड़ के जाइलम तक का संवहन क्या कहलाता है? सिम्प्लास्टिक तथा एपोप्लास्टिक। अगला देखें, वलयकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किन पादप पर किया गया था? वो है इंडियन टेलीग्राफ पादप में। ठीक है, इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसपिरेशन से है। पर्णरंध्रों के खुलने का कारण क्या है? तो पर्णरंध्रों के खुलने का कारण जो है वो क्या है? रक्षक कोशिकाओं की स्फीत, यानी पहला सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में सबसे कम वाष्पोत्सर्जन होगा कब? जब वायुमंडल में उच्च सांद्रता होगी। ठीक है, यानी वायुमंडल में उच्च आर्द्रता होगी तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, पौधों के मुरझाने का कारण क्या होता है? पौधों के मुरझाने का कारण क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन का होना होता है। ये वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा तो पौधा मुरझा जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होती है जब क्या होता है? वायुमंडल
वाष्पोत्सर्जन की दर ऊंची होगी जब वायुमंडल शुष्क और ताप कैसा होगा, उच्च होगा। ठीक है। चलो अगला है, प्राणरंध्र के नियम में सम्मिलित धातु आयन कौन है, ये आपको बताने हैं। तो धातु आयन कौन सी है प्राणरंध्र में, पोटेशियम। ये प्राणरंध्र के नियमन में सम्मिलित धातु आयन आपको बताने हैं, तो वो है पोटेशियम। क्लियर। शाकीय पौधों के द्वारा अवशोषित जल का निम्नलिखित प्रतिशत वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। कितने प्रतिशत, ओहो, ये आपका हो जाता है 99%। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन पौधों से वाष्पोत्सर्जन अधिक शीघ्र होगा जब क्या होगा, वातावरण की दिशाएं शुष्क हो जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में जो क्रियाएं होती हैं उनमें से एक है जो उनके ताप को कम करता है, क्या है, वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है, जब औक पत्ती के प्राणरंध्र खुलते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, यानी तो क्रिया होती है तो जल अणु पास के रक्षक कोशिकाओं में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, पहला सही है। जल अधिक मात्रा में जल की हानि पत्तियों के मुरझाने का कारण इसे रोकती है। अधिक मात्रा में जल की हानि पत्तियों के मुरझाने का कारण है, इसे रोकती है कौन, ये बताने हैं आपको। तो इसे रोकती है पत्ती के तल पर वैसलीन लगाकर। क्या लगा दे, ये इसके द्वारा पत्तियों को मुरझाने से रोका जा सकता है। ठीक है, पत्ती के तल पर वैसलीन लगाकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये पत्तियां जो दिन के समय मुरझा जाती है रात में वापस ठीक हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, तो इनका कारण क्या है कि रंध्र बंद हो जाते हैं तथा ताप कम हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है और ये सही हो जाती हैं। ठीक है। अगला है, शर्करा का कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन किसके लिए आवश्यक है। ठीक है, ये आपको बताने हैं। स्टोमेटा खुलने के लिए, किसके लिए, स्टोमेटा खुलने के लिए, दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है आपका, पत्ती के चारों ओर CO2 की मात्रा बढ़ने पर निम्न प्रभावित क्षेत्र होगा, क्या होगा, तो प्राणरंध्र आवश्यक रूप से बंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्षक कोशिकाओं की कौन सी भित्ति मोटी होती है, रक्षक कोशिकाओं की आंतरिक भित्ति मोटी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोटोमीटर का उपयोग किस क्रिया के अध्ययन में किया जाता है। तो पोटोमीटर का जो उपयोग होता है वह वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करने में, यानी चौथा, वाष्पोत्सर्जन को पोटोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, ये कई बार आया है आपके क्वेश्चन में। अगला देखें, वाष्पोत्सर्जन की दर उच्च होती है किसमें, बरसात में, सर्दियों, गर्मी, कब में होती है भाई, तो कब होती है, गर्मियों में। वाष्पोत्सर्जन की दर सबसे ज़्यादा कब होती है, गर्मियों में। किस प्रकार का वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है, रंध्रीय द्वारा। किसके द्वारा होता है, रंध्रीय द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, PMA के छिड़काव से क्या प्रभाव होता है, अवशोषण दर कम हो जाता है, क्या हो जाता है,
अवशोषण ये वो सॉरी वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंध्रों के खुलते समय रक्षक कोशिकाओं में कौन से परिवर्तन होते हैं? इसमें ओपी में कमी हो जाती है और टीपी में वृद्धि होती है। सही है। अगला क्वेश्चन है, खुले रंध्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वातावरण की अपेक्षा अधिक सांद्रता 100% हो? तो क्या होगा? पूर्णतः खुले रहेंगे। ठीक है, ये सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, जल की कमी आने से क्या बनता है? अगला क्वेश्चन है, जल की कमी आने से क्या बनता है? तो जल की जब कमी हो जाएगी तो एब्सिसिक एसिड बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रसायन की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की तुलना की जा सकती है? किस रसायन की सहायता से वाष्पोत्सर्जन की तुलना की जा सकती है? तो यह है कोबाल्ट क्लोराइड से। उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन किसमें अधिक होता है? उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन शाकीय पौधों में अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन का क्रिया स्पेक्ट्रम होता है। कैसा होता है? लाल तथा नीला में। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पादपों में वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन रोधी के रूप में किया जाता है किसका? फिनाइल का भी, एस्प्रिन का, सिलिकॉन का उपयोग सभी है, तो उपयोग सभी सही है। क्लियर? चलिए, वाष्पोत्सर्जन एक नॉन एंजाइमेटिक क्रिया है। इसमें क्यूटेन का मान कितना होता है? तो इसमें क्यूटेन का मान जो होगा वो होगा 2। वाष्पोत्सर्जन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन को सर्वाधिक जो है वो टार्चर करता है कौन? वायुमंडलीय आर्द्रता। अगला है, ताप के बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप के बढ़ने पर जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना वो बढ़ जाएगा। किन पादपों में वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है? ये आपको बताने हैं। तो किन पादपों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है? ये होता है, शैवाल में नहीं होता। ठीक है, शैवाल, कवक और यानी इनमें से सभी में नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तो पूर्णतः अनुपस्थित होता है किसमें? ये जलोद्भिदों में। अगला क्वेश्चन है कि कौन से वर्णक रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया का नियंत्रण करता है? तो वो है फाइटोक्रोम। क्या है? फाइटोक्रोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रकाशग्राही रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो यह है क्लोरोफिल, यह है फाइटोक्रोम। क्या है? फाइटोक्रोम। अगला क्वेश्चन देखें, पादपों के लिए वाष्पोत्सर्जन एक बहुत बड़ी बुराई है। क्या है? आवश्यक दुर्गुण है भाई, बहुत बड़ा। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व होता है खनिज परिवहन के लिए, सभी चीज़ों के लिए, यानी उपरोक्त सभी के लिए।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद आंतरिक वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ के रूप में करते हैं? किसमें? एब्सिसिक एसिड। अगला देखिए, संरंध्री द्वारा खुलने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? तो संरंध्री में खुलने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? तो ये रक्षक कोशिकाओं की स्फीति। अगला देखें, दिन के समय रंध्र खुल जाते हैं किसके कारण? उच्च शर्करा कार्बनिक अम्ल एटीपी एवं के आयन के उच्च होने के कारण। रंध्रों के खुलने का आधार क्या है? रंध्रों के खुलने का आधार जो है आपका वो है अंतःप्राशरण। क्या है? अंतःप्राशरण। रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं कहाँ? रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं रंध्रों में। क्रेमनीकुल में पाई जाने वाली रक्षक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? डंबलकार। कैसे होते हैं? डंबलकार होते हैं। एकोटो एक्टिव स्टोमेटा पाए जाते हैं कहाँ? मांसलोद्भिद जड़ोद्भिदों में पाए जाते हैं। वायुमंडलीय दाब गिरने पर वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें आपको बताने हैं? इसमें ऊतकों के लैक्टेज तथा मेसिलेज की मात्रा बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। ये आपका गलत है, मतलब यही सही है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पोत्सर्जन की दर को घटा देता है? तो प्रकाश तीव्रता की कमी। जब प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा। ठीक है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वाष्पोत्सर्जन का प्रमुख उद्देश्य होता है पत्तियों को ठंडा रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया मंद गति से करते हैं? मंद गति से करने वाले जो पौधे हैं वो हैं C4 प्लांट्स। ठीक है। रंध्रों के खुलने तथा अगला क्वेश्चन है, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में द्वार कोशिकाओं के स्फीत दाब में परिवर्तन निम्न के कारण होता है। किसके द्वारा? पोटेशियम आयन के उत्क्रमणीय अवशोषण तथा निष्कासन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंध्र खुलने से पहले अपनी रक्षक कोशिकाओं में किस आयन का स्तर यानी संचय बढ़ा लेती हैं, बढ़ जाता है? तो इसमें पोटेशियम आयन का। अगला है कि मांसल पौधों के रंध्र रात्र में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। ठीक है। कौन सी परिकल्पना इस संरंध्र में रात्र के खोलने का सबसे बेहतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है? ठीक है, ये आपको बताने हैं। तो जो सबसे अस्पष्ट है, सबसे अच्छा है वह है ये, रात में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर उच्च होने से रक्षक कोशिकाओं में कार्बनिक स्तर अधिक बनते हैं, कार्बनिक अम्ल अधिक बनते हैं, जिससे उसका प्रासरणीय दाब बढ़ता है और रंध्र खुल जाते हैं। क्लियर? रक्षक कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण अन्य अधिचर्मीय कोशिकाओं से भिन्न होती है? ये हरित लवक की। अगला है, दिन के समय वृक्षों के तनों में संकुचन का क्या कारण है? तो वो है वाष्पोत्सर्जन प्रेरित तनाव होता है, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा है, अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन मापने में उपयोगी उपकरण क्या है, यानी वाष्पोत्सर्जन किससे मापा जाता है? तो अभी आपको पहले बताया गया पोटोमीटर से मापा जाता है।
अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है क्या? केवल पुष्पीय भागों में वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। सॉरी, वायवीय भागों में, जो वायु के बाहर होता है यानी जमीन के अंदर वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, केवल वायवीय भागों में वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवशोषण अधिक परंतु वाष्पोत्सर्जन कम होने पर किस प्रक्रिया का प्रभाव पड़ता है? तो वो होगा मूलदाब पर, रंध्र पर, रस पर, सभी पर पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सक्रिय पोटेशियम से हाइड्रोजन आयन विनिमय सिद्धांत बताता है क्या? रंध्रीय गति, ठीक है। रंध्र बंद होने के लिए कौन सा वाद आधुनिक धारणा प्रस्तुत करता है? तो ये है आपका ये वाद। अगला है जल की बूंदों के रूप में जल की हानि कहाँ से होती है? पहला है जल रंध्र से, क्लियर। पोटोमीटर के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो पोटोमीटर है अवशोषण वाष्पोत्सर्जन से। किससे? अवशोषण, ये वाष्पोत्सर्जन से। अगला है बिंदु स्राव किस पर निर्भर करता है? बिंदु स्राव मूल दाब पर निर्भर करता है। तापक्रम बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? बढ़ जाता है। तापक्रम बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन पहले बढ़ता है फिर कम हो जाता है, ठीक है, ये सही है। अगला देखिए, यदि तापक्रम वही रहे तो समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन क्या होगा? बढ़ता है। वायुमंडलीय तापक्रम बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन अधिक होने का कारण क्या है? वायु की जल धारण क्षमता का बढ़ जाना, ये वायु की जल धारण का क्षमता बढ़ जाना। अगला है वायु का वेग बढ़ने के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है? पहले बढ़ती है फिर घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है। अगला है पेरेनियल वाष्पोत्सर्जन होता है किसमें? रंध्रीय तथा उपचर्मीय वाष्पोत्सर्जन मिलकर के। और अगला क्वेश्चन है आपका गन्ने के पौधों में होता है, तो गन्ने के पौधों में होता है डंबलाकार रक्षक कोशिकाएं। क्या होती हैं? डंबलाकार रक्षक कोशिकाएं, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा आज यहीं पर समाप्त हुआ। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।